आपकी वाणी आकाशवाणी। जी बिल्कुल सोनल जी, जैसे आपने कहा तो सच ही है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हमें गलत बात नहीं करनी है। सोनल जी हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए हैं और सोनल जी इन 18 वर्षों के दौरान आपने प्रशासनिक सेवा में तो अपना योगदान दिया ही है, साथ साथ आप एक यूथ आइकन के तौर पर भी देश में जानी जाती हैं। तो आज का जो यूथ है वो थोड़ा कहीं ना कहीं, जैसे आपने शुरू से बताया, मल्टीटास्किंग करते रहे आप। तो कभी कोई बच्चा 10th से डर जाता है, 12th से डर जाता है, छोटी छोटी चीजों से घबराने लगता है। तो बतौर एक यूथ आइकन आप उन यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि ये सब तो रास्ते में आएगा ही, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन वो हमेशा कंटिन्यूअस मोटिवेशनल अपने जीवनचर्या को बनाए रहे, जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं उस पे बने रहे, कंटिन्यूअस मोटिवेशन कैसे बना रख सकते हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले तो युवाओं के लिए लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कैसे कम करें, वो डिस्ट्रैक्शन को कम करने का प्रयास उनको हमेशा करना चाहिए। और ये नहीं कि आपका दोस्त ये कर रहा है तो जी हाँ हम भी ये कर लें, कल को आपने किसी और चीज के बारे में पढ़ा तो हम ये कर लें। तो ये आपके जीवन में क्या लक्ष्य है, सबसे पहली तो बात यही है कि वो क्लियर होनी चाहिए। तो कुछ एक्रोनिम्स हैं जो मैं हमेशा यंग स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करती हूँ। विजन, गोल, प्लान एंड एक्शन, कि आपका ओवरऑल लाइफ के प्रति क्या नजरिया है, आप अपने आप को 5 से 7 साल बाद कहाँ देखते हैं। फिर उस विजन को आप उसको मेजरेबल यूनिट्स में भाग कीजिए, गोल्स दीजिए अपने आप को। वो गोल्स हैं, मान लीजिए आपको 6 महीने में क्या अकम्प्लिश करना है, 1 साल में क्या अकम्प्लिश करना है। फिर उसके बाद आती है प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में एक्शन लेना। तो ये सब चीजें इतनी आवश्यक हैं कि आपको एक माइंड में पहली तो बात क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसी के साथ कुछ सीज हैं, 4 सीज हैं जो मैं स्टूडेंट्स के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। करेज, कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी एंड कोलैबोरेशन। तो करेज इसलिए जरूरी है कि जो आपने अपनी लाइफ के लिए लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य के प्रति आपको डटे रहना है। कन्विक्शन इसलिए जरूरी है कि अगर आप ही उससे कन्विंस नहीं रहेंगे, अगर आपको ही उस पर विश्वास नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है कि हो सकता है आपको सफलता पहले प्रयास में ना मिले, तो आपके एफर्ट्स में कंसिस्टेंसी लाना बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ कोलैबोरेशन में इसलिए बोलती हूँ कि हम साइलोज में ना काम करते हुए हम एक दूसरे की मदद के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, हेल्प लीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए, मेंटोर से बात कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जी बिल्कुल सोनल जी, आपने सही कहा। और दुनिया की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो टेबल टॉक पर आकर के ही खत्म होती है। तो संवाद अगर हम बनाए रखें तो हम अपनी मुश्किलों से उबर सकते हैं। कबीर दास जी ने भी जैसे कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो। श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं एफएम रेनबो के साथ और हमारे साथ आज हमारी स्पेशल गेस्ट सोनल गोयल जी बनी हुई हैं। मैम, आपने बात की करेज, कन्विक्शन और कंसिस्टेंसी की। आप पहले तो ये भी बताइएगा कि करियर का वो कौन सा ऐसा पल था जहां पे आपको सबसे ज्यादा करेज की जरूरत पड़ी, और दूसरी चीज ये कि सिविल सेवा में भारी तनाव रहता है, तो इस तनाव और वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आप किन आदतों का पालन करते हैं जिससे कि हमारे युवा भी थोड़े प्रेरित हो सके और वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके मल्टीटास्किंग कर सके? पहले तो बात आपने करेज की तो मेरे को लगता है कि पहली बार तो जब ये पूरा घटना जो हो रही थी मेरी जिंदगी में कि कॉर्पोरेट सेक्टर का एक वेल सेटल्ड पेइंग प्रोफाइल को छोड़ के सिविल सर्विसेज के लिए अटेम्प्ट करना, जिसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी, कुछ भी क्लियर नहीं था, बहुत सारी अप्रीहेंशन थी, फैमिली में भी डाउट्स थे। तो पहला तो वही एक पड़ाव था जिसमें मुझे लगता है कि मेरी इनर कन्विक्शन, सेल्फ बिलीफ, आई वुड से पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ और मेरी करेज ने मुझे सेल करने का हौसला दिया। दूसरी बार फिर वही हुआ कि जब एग्जाम में जब मैं नहीं कर पाई पहले प्रयास में, तो उसको कैसे फिर गो थ्रू किया। और फिर सिलेक्शन के बाद भी देखिए, ये जो करेज है ये एक दिन की बात नहीं है। आपको डेली, आप किस भी प्रोफेशन में हो, कहीं ना कहीं आपको जो है कन्विक्शन, करेज और इस सब की जरूरत हमेशा ही रहती है। सिलेक्शन के बाद मेरा त्रिपुरा काडर में पोस्टिंग हुआ, तो मैं हॉस्टल में कभी नहीं रही थी, मैं घर से दूर कभी नहीं रही थी। तो उन सब सिचुएशन में मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट नॉर्थ ईस्ट में जाके काम करने का मेरा, क्योंकि काडर आया तो संकल्प लिया और उसमें भी बहुत सारी चीजों को एडजस्ट किया। मैंने जाके बंगाली सीखी, वहाँ ट्राइबल इलाकों में बहुत विजिट्स रहे मेरे एज
एसडीएम मेरी कोशिश यही रहती थी कि जितना भी दूर दराज का एरिया है जहाँ पे आदिवासी क्षेत्र है, उस वक्त की बात कर रही हूँ मैं 2009-10 की, कि सरकार से कनेक्टिविटी की वजह से नहीं जुड़े हैं, तो वहां तक जाने का प्रयास। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि करेज वो सब जीवन में आई और उसको मैंने कोशिश किया कि कैसे अपने कन्विक्शन से मैं अचीव कर पाऊं। और जहां तक वर्क लाइफ बैलेंस की बात है, तो वर्क लाइफ बैलेंस जितना एक महिला के लिए जरूरी है उतना ही पुरुष के लिए भी जरूरी है। हम इस नोशन को माइंड से निकाल दें कि घर को संभालने की जिम्मेवारी और बच्चों की देखरेख की जिम्मेवारी मूलतः एक फीमेल की है, एक औरत की है। हाँ, कई मायनों में कई हद तक फीमेल की है, थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमें बाय आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम दी गई हैं, बाय नेचर दी गई हैं, बाय बायोलॉजी दी गई हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एक फीलिंग होती है जब आप बच्चे को जन्म देते हैं। आई ऑल्सो गॉट ब्लेस्ड विद 2 किड्स। तो उसमें आपके करियर के साथ साथ जो आपका फैमिली है वो भी प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको बैलेंस करना आसान नहीं होता, डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि प्रायोरिटाइजेशन इसमें काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर काम इम्पोर्टेंट है तो काम के प्रति ही आपको पूरा अपना कमिटमेंट देना है, और अगर आपकी फैमिली को उस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो फिर फैमिली के साथ रहना है। ये मेरी हमेशा कोशिश रही। काफी साल मैं फैमिली से अलग भी रही। त्रिपुरा में जब मेरी पोस्टिंग थी तो मैंने किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बात यही है कि आपको मेंटली अपने आप के अंदर वो इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को डेवलप करना है। मैं एक बात और जरूर बताना चाहूंगी कि मैंने शुरुआत में कभी अपने स्वास्थ्य को लेके ध्यान नहीं दिया। शादी हुई, प्रेगनेंसी हुई, फिर 2 किड्स हुए, तो ऐसा होता है ना कि शायद फीमेल्स एक्सेप्ट भी कर लेती हैं कि वेट गेन तो नॉर्मल है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो होगा ही होगा। बट मेरा एक मानना ये भी है कि जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे तो वी वुड बी मोर हैप्पी और हम प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन ज्यादा दे पाएंगे, चाहे अपने परिवार में हो चाहे अपनी वर्क प्लेस पे हो। तो सबको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो धीरे धीरे पिछले कुछ 3-4 सालों से मैंने ध्यान देना ज्यादा शुरू किया। आई एम वेरी रेगुलर विद माई मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन करती हूँ, कभी कभी योगा करती हूँ, थोड़ा ट्रैक स्टार्ट किए, मैराथन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, और ये जर्नी अब जारी रहेगी। जितना मैं कर सकती हूँ मैं करती रहूंगी। जी बिल्कुल सोनल जी, हम इसी के बारे में आपसे जानना भी चाह रहे थे कि जैसे आपने कहा कि प्रेगनेंसी के बाद के समय में आप उतना ध्यान नहीं दे पाए। आमतौर पर महिलाएं ऐसा मानती हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया है, वेट गेन या और दूसरी चीजें वो कहीं ना कहीं फैमिली की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आखिरी में अपने आप को रखती हैं। पर उस दौर से निकल करके आज आप यूथ आइकन और फिट इंडिया मूवमेंट की एक तरह से, हम अगर अपने शब्दों में कहें तो हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ये जर्नी कैसे रही, मतलब जो शून्य से और आइकन बनने तक का जो सफर है उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। देखिए, मैं आइकन तो नहीं मानती हूँ अपने आप को। बहुत सारे लोग बहुत फिट हैं। मुझे लगता है कि फिटनेस से ज्यादा हेल्दी होना, अगर मैं अपना वर्ड अगर मैं यूज करूं तो हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हेल्दी में भी फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलनेस ये ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले वॉक से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे जॉगिंग, रनिंग वो सब स्टार्ट की। 2023 में मैंने फर्स्ट मैराथन रन किया जो कि 10 किलोमीटर का था दिल्ली में, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके मैंने बढ़ाया, अपनी एंड्योरेंस बढ़ाई। तो अब मैं हाफ मैराथन तक कर पाती हूँ, तो 21 किलोमीटर तक मैं कर पाती हूँ। लास्ट ईयर कोलकाता मैराथन किया, वो 25 किलोमीटर का था। लद्दाख मैराथन किया जो कि एक हाई एल्टीट्यूड मैराथन है, वो मैं कर पाई। तो वो सब अच्छा लगता है। कुछ ट्रैक स्टार्ट किए मैंने। लास्ट ईयर कैलाश मानसरोवर यात्रा भी करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये सब चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि अपना खुद का संकल्प, और फिट इंडिया कैंपेन का भी एक्चुअली एक स्लोगन भी है। उनका एक प्रोग्राम रिसेंटली अटेंड किया, तो वो स्लोगन भी बहुत लोग बोल रहे थे कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। तो ये जो डोज है, ये फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने लिए जितना भी पॉसिबल हो एटलीस्ट आधा पौना घंटा हम अपने डेली शेड्यूल में जरूर निकालें, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, क्योंकि आपके माइंड में जो टॉक्सिन्स हैं, जो इतना ज्यादा स्ट्रेस है, उसको भी बाहर करना जरूरी है। और साथ ही साथ में अगर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आपकी फैमिली भी अच्छी रहेगी, आपका वर्क पे भी आप ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। यूथ आइकन की बात हुई है मैम, और आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपका अपना क्या मानना है कि एक आईएएस अधिकारी के लिए सोशल मीडिया आजकल पब्लिक एंगेजमेंट का एक सकारात्मक साधन है या एक डिस्ट्रैक्शन है? देखिए, जब ये मेरा सिलेक्शन हुआ उस टाइम में तो मोबाइल भी नहीं थे हमारे पास,
और सोशल मीडिया की बात करें तो लगभग 8 से 10 साल हो गए कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप हुए हैं ज्यादा संख्या में। इंस्टाग्राम इफ आई रिमेम्बर 2014-15 में शायद आया, ट्विटर भी लगभग उसी समय आया, फेसबुक थोड़ा पहले आया। तो एक तो बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जरूर कर सकते हैं कि हमारा जो एक उद्देश्य जो रहता है गवर्नमेंट का कि हमारी जो स्कीम्स है, प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में हम लोगों तक पहुंचाएं इंफॉर्मेशन, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम बन चुका है सोशल मीडिया। साथ ही साथ लोगों की जो ग्रीवांसेस हैं, उन ग्रीवांसेस को भी हम यहाँ पे लेके मतलब उनको ये कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक में स्पेशली हमने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने आपस में मदद की। मैं गुरुग्राम में उस वक्त पोस्टेड थी, तो उसमें भी एक कहते हैं ना कि एक काफी पॉजिटिव इसका इन्फ्लुएंस रहा। तो आईएएस ऑफिसर होने के नाते मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगी कि इसको हमें पॉजिटिवली यूज करना है, और युवाओं को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि अपने टाइम के प्रति भी कॉन्शियस रहें। ऐसा नहीं कि आप अननेसेसरी की वेस्टफुल रील्स पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि सबके पास 24 घंटे ही हैं एक दिन में। तो आप अगर उसमें वो चैनल्स देखेंगे जिससे आपका नॉलेज इंक्रीज नहीं हो रहा, या आप कुछ नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी माइंडसेट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसलिए जरूरी है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, और वो जो पोस्ट है वो एक सकारात्मक मैसेज वाली पोस्ट होनी चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए, आपको स्टडीज में हेल्प करनी चाहिए, आपके करियर के लिए हेल्प करनी चाहिए। तो उन सब चैनल्स को देखें और ना ही ऐसे चैनल्स को देखें जिसपे नेगेटिव प्रोपोगेंडा है। एंड डिजिटल एज में इसको एलिमिनेट करना बहुत डिफिकल्ट है। जरूरी यही है कि हम केयरफुली इसका इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, जैसे सोनल जी ने कहा, इसको आप केयरफुली इस्तेमाल करें। मानसिक तौर पर भी हम जो है उपवास रखते हैं, वैसे डिजिटल डिटॉक्स के लिए आप डिजिटल उपवास रखिए। हमारे साथ आज की हमारी विशेष अतिथि हैं आईएएस सोनल गोयल जी। आप त्रिपुरा सरकार में सचिव हैं। सोनल जी, एक चीज हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे, आपने कई राज्यों में काम किया है, डेपुटेशन पे और आपके मूल काडर में भी, तो ये एकोमोडेट कैसे करते हैं आप? त्रिपुरा की जो एक तरह से कार्यविधि होगी वो अलग होगी, गुरुग्राम की अलग होगी, या जैसे आप दिल्ली में भी रहे हैं, तो मतलब कैसे देखते हैं आप पूरे इसको? संक्षेप में अगर हम जानना चाहें, और कहाँ काम करके आपको ज्यादा अच्छा लगा? देखिए, बात यह है कि एज ऑफिसर हम लोगों को जहां भी पोस्टिंग हो काम करना है, और मेरी हमेशा से यही प्रयास रहता है कि मैं कोलैबोरेटिव अप्रोच में लोगों के साथ मिल के काम करूं। त्रिपुरा में 2009 में मैंने ज्वाइन किया। इनिशियल 8 साल लगभग मैं वहां रही, फिर हरियाणा इंटरकारा डेपुटेशन में आई। यहाँ मेरा कार्यकाल 4 साल का रहा। त्रिपुरा बहुत ही सुंदर राज्य है, ब्यूटीफुल स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, और वहां पे विशेष रूप से मेरी कोशिश यही रहती थी कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, जहाँ पे हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पे ज्यादा विजिट हम करते थे। कुछ ऐसे एरियाज भी थे जब मैंने ज्वाइन किया कि वहां पे रोड कनेक्टिविटी की वजह से गाड़ी नहीं जा पाती थी, तो हम फील्ड विजिट्स बहुत करते थे। और जब यहाँ पे जब पोस्टिंग हुई, हरियाणा में हुई, तो झज्जर में मेरी पोस्टिंग रही। झज्जर में जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के लिए काफी काम किया हमने, म्हारी लाडो कैंपेन लॉन्च किया, और साथ ही साथ फरीदाबाद, गुरुग्राम में काम किया। तो 2-3 चीजें एक ऑफिसर होने के नाते मैं जरूर बोलना चाहूंगी। तो पहला तो ये जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कोलैबोरेशन के बिना आप काम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि एक ऑफिसर को एक्सेसिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो हम बात करते हैं कि आपकी जहां पे भी पोस्टिंग हो, आप लोगों से मिलें, और जितना पॉसिबल हो आप फील्ड में भी जाएं, क्योंकि जो नॉलेज और जो एक्सपीरियंस और जो फीडबैक आपको इंडिपेंडेंटली फील्ड में जाके मिलता है, वो आपको फाइल सिस्टम से, फाइलों से नहीं जानने को मिल सकता है। और तीसरा यही है कि अगर ऐसी काफी सारी चुनौतियों वाली सिचुएशन भी आती हैं एक ऑफिसर के वर्क प्रोफाइल में, तो वहां पे जो है आपका जो मॉरल करेज है, आपका जो इंटरनल बिलीफ सिस्टम है, वो आपको गाइड करता है। तो कई बार ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है जिसमें आपको एट द टाइम, एट द मोमेंट डिसीजन लेना है। तो दैट डिसीजन हैज टू बी गाइडेड बाय द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, और आपका जो इनर मॉरल कॉन्शियस है वो आपको गाइड करता है। और ये सब जो चीजें हैं, ये किसी भी चीज जगह आप पोस्टिंग हो, आपको सब जगह ये चीजें हमेशा गाइड करेंगी। और जो सवाल आपका ये था कि ऐसा आपको कहाँ काम करके अच्छा लगा, मुझे लगता है कि मुझे सब जगह ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोगों ने काफी सपोर्ट किया। जिस भी एरिया में मेरी पोस्टिंग रही, लोगों ने काफी सपोर्ट किया। आज भी कभी कभी मैसेजेस आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है एक ऑफिसर होने के नाते यही है हम चीज कर सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के लिए काम करें, उनके साथ काम करें, और किस तरीके से आपके ट्रांसफर होने के बाद भी वो इम्पैक्ट जो आप क्रिएट करना चाह रहे थे
वो एटलीस्ट कुछ हद तक रहे फील्ड में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, मैसेजेस तो सबको ही अच्छे लगते हैं और हमारे श्रोताओं के लिए भी कि चलो कि अब सफर को मुकाम तक ले जाएं, हर एक सपने को सच के नाम तक ले जाएं, जो रुक गए वो कहानी नहीं बन पाते, चलते रहें तो रास्ते सलाम तक ले जाएं। अंत में सोनल जी, आप युवाओं के लिए एक छोटा सा संदेश जरूर दीजिए। क्योंकि यहाँ बहुत सारी कविताएं, अच्छी अच्छी कविताएं आप पढ़ रहे हैं, तो एक कविता मेरे भी जहन में इस वक्त आई है और श्री अर्जुन सिसोदिया जी की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जो मैं संक्षिप्त में यहाँ सभी को डेडिकेट करना चाहूंगी। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय की शीला लेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है, और समय की शीला लेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है ये अनवरत लड़ा जाता है, ये अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है ये अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। तो हम जब तक जीवित हैं, हमारी लाइफ में कोई ना कोई बैटल जरूर चलती रहेगी। तो ये जीवन एक संग्राम है, लेकिन इस संग्राम के योद्धा हम खुद हैं। तो हम इस लड़ाई से कैसे हम अपने आप को उबारें, ये हमारी रणनीति तय करेगी। और आपके जो अस्त्र हैं, आपके जो शस्त्र हैं, वो आप खुद को खुद ही दे पाएंगे। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। तो खुश रहिए, अपना युद्ध लड़ते रहिए, अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए। युवाओं को विशेष रूप से मैं बोलना चाहूंगी कि अपने सपनों पे विश्वास रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ यू डू नॉट बिलीव इन योर ओन सेल्फ, नोबडी एल्स विल। तो अपनी करेज, कंसिस्टेंसी, कन्विक्शन के साथ आगे बढ़िए। देश के लिए ऐसा कुछ कर जाएं कि लोग आपको हमेशा याद रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, जैसे सोनल जी ने कहा और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, अब हमें देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, देश के लिए जीने की जरूरत है। तो जैसे आज की सार्थक बातचीत रही है, सोनल जी के जो 18 वर्षों के अनुभव है उसको हम घंटे में तो नहीं आपके सामने रख सकते, लेकिन निश्चित तौर पर हमारे श्रोता एक बात जरूर आपसे कहना चाह रहे होंगे। सोनल जी, कहनी थी जो बात वो बात अभी तक बाकी है, तुम तार हिलाकर चले गए, झनकार अभी तक बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम अपने कार्यक्रम में यहीं विराम लेते हैं। मैं राजलक्ष्मी और मैं संतोष। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपकी वाणी आकाशवाणी।